ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और हमारा टॉपिक चल रहा है गैस लॉज, राइट। और गैस लॉज को समझने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा था, चार छोटे छोटे शब्द याद रखे थे, दैट इज बटर, चपाती, ग्रेवी एंड एवोगैड्रो। यानी बटर, चपाती और ग्रेवी ये तीनों बहुत टेस्टी आइटम्स, पर ये आप लोगों के लिए नहीं थे, ये एवोगैड्रो साहब के लिए थे। सो ये चार शब्द हम लोग याद रखेंगे। ओके, बटर, चपाती, ग्रेवी और एवोगैड्रो। ओके, अब इन चार शब्दों के हेल्प से हम लोगों को क्या क्या हिंट मिलेगा। पहली चीज़ समझिए, हम लोगों को गैस लॉज के अंदर समझना क्या है। हमें समझना है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों के बीच के रिलेशन को, राइट। और इन तीनों के बीच का रिलेशन का मतलब कि अगर इनमें से कोई भी एक टर्म कांस्टेंट किया जाए तो बाकी दो टर्म एक दूसरे के साथ किस तरीके से चेंज होती हैं, राइट। सो इन चार शब्दों बटर, चपाती, ग्रेवी और एवोगैड्रो, इन चार शब्दों से आप लोग चार डिफरेंट लॉज के बारे में बात करोगे। बटर शब्द आप लोगों को बॉयल्स लॉ का आइडिया देगा, बॉयल्स लॉ बटर, और बॉयल्स लॉ काम करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी बॉयल्स लॉ आप लोगों को जो कंडीशंस प्रोवाइड कराएगा, इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। दूसरी तरफ बच्चों चार्ल्स लॉ, चपाती, चार्ल्स लॉ और चपाती में प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, चपाती एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। चार्ल्स लॉ में हम जिस कंडीशन के अंदर गैसेस का स्टडी करेंगे उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ग्रेवी शब्द के अंदर जी शब्द रिप्रेजेंट करेगा गे-लुसाक्स लॉ, और गे-लुसाक्स लॉ के अंदर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर गैसेस को स्टडी करेंगे, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाएगा। ओके, और तीन टर्म एक एक बार कांस्टेंट हो चुकी हैं, तो जो चौथा खाने वाला है उसके अंदर एवोगैड्रो के नाम से आप लोग एवोगैड्रो लॉ को स्टडी करोगे, और एवोगैड्रो लॉ के अंदर आप लोग कांस्टेंट रखोगे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दूसरी बात आती है भाई बॉयल्स लॉ में। अब तीन चीज़ें ही थी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो आप लोगों को जो रिलेशनशिप पढ़ना है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पढ़ना है, कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। चलिए, दूसरी चीज़ के अंदर चार्ल्स लॉ के अंदर, क्योंकि चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, अब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखे तो आप लोग सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ने वाले हो, जिसमें आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन पढ़ोगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तीसरा गे-लुसाक्स लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है आप लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन पढ़ोगे, कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। अब तीनों चीज़ें ही एक एक बार कांस्टेंट हो चुकी हैं, तो एवोगैड्रो लॉ को स्टडी करने के लिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर दो टर्म को कांस्टेंट रखेंगे। अब बच गया आपका एक ही टर्म वॉल्यूम। सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर नहीं है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स को लेकर स्टडी करेंगे, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिलेट करते हैं। वन बाय वन हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में ये जितना भी डाटा लिखा है ये सब क्लियर होना चाहिए। दूसरा टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ मैंने आपको जुगाड़ू फॉर्मूला और बताया था, और जुगाड़ू फॉर्मूला ये भी बताया था कि आप लोग याद रखें P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चीज़ों को याद रखना। ओके, अब इस लॉ को, इसे कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं भाई, ये सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा तो सीधा सा मतलब है भाई कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो रिलेशन निकल के आया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। और P1 V1 में P एक तरफ ले लो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब P1 यहाँ ऊपर और V1 वहाँ नीचे, इसका मतलब बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या कह रहा है
कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम एग्जांपल्स के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेफिनेशन आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो। ओके, दूसरी तरफ जो चार्ल्स लॉ है, राइट, चपाती शब्द से बना था, राइट, और बॉयल्स लॉ आप ध्यान रखना बटर शब्द से बना था। बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चपाती एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर हटा दीजिए उस कंबाइंड गैस लॉ के फॉर्मूला से, राइट, और प्रेशर हटाते ही V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, राइट। अब वॉल्यूम एक तरफ ले लो, V1 अपॉन V2 और T1 अपॉन T2। ध्यान से देखोगे तो यहाँ V1 ऊपर है, वहाँ T1 ऊपर है। इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका सेकंड लॉ डिफाइन हो गया है, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकंड लॉ को आप लोग इस फॉर्मूला से समझ पाए। तीसरा जो आपका गे-लुसाक्स लॉ, राइट, गे-लुसाक्स लॉ ग्रेवी से आपको समझ में आया था, और इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम आपने रखा। अब उस आइडियल फॉर्मूला से आप लोग वॉल्यूम को रिमूव कर दीजिए, रखे, सॉरी, गे-लुसाक्स लॉ ग्रेवी कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो कांस्टेंट वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम हटा दीजिए आप उस फॉर्मूला से। सो वॉल्यूम हटाते ही P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, दैट्स योर फॉर्मूला। फिर एक तरफ ले लीजिए P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो P और T, P1 और T1 एक तरफ है, इसका मतलब प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्या कांस्टेंट रख लिया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया जाए, तो इसका मतलब इन तीन लॉज का सिंपल रूल ये समझ में आया कि हम लोग वन बाय वन एग्जांपल्स के हेल्प से बॉयल्स लॉ को कैसे समझेंगे। बॉयल्स लॉ कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, राइट। एंड चार्ल्स लॉ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि एट कांस्टेंट प्रेशर, right, volume is directly proportional to temperature. Temperature increases, volume increases. And the third law, Gay-Lussac's law, right, and it works at constant volume, और constant volume पर pressure directly proportional है temperature। इन तीन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिलेशन कितना हमारे लिए हेल्पफुल है और क्या हम किसी एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अब मामला आ गया बॉयल्स लॉ को लेकर। ओके, बॉयल्स लॉ, इसका मतलब बटर आपको याद आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। बॉयल्स लॉ बटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको क्या रिलेशनशिप पढ़ना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन पढ़ना है। ओके, चलिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। आंसर तो हमें पता चल ही गया, लेकिन आंसर से बात नहीं बनना है, क्योंकि केमिस्ट्री आंसर से नहीं चलती है, अंडरस्टैंडिंग से ही चलती है, राइट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए एट रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के ऊपर यहाँ एक पिस्टन लगाया और उसमें एक गैस फिल कर दी, राइट। आप सबको पता है गैस अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, राइट। और यहाँ पर जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर उसको हमने मान लिया P1 और वॉल्यूम ऑक्यूपाई हमने मान लिया V1। क्लियर है ये चीज़, राइट। अभी सेम टेम्परेचर कंडीशन पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब अगेन एट रूम टेम्परेचर, हमने इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया, ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया। अब नीचे की तरफ पुश करने पर क्या फ़र्क पड़ा, आप ध्यान से देखिए। फ़र्क ये पड़ा बच्चों कि अब वो पिस्टन आ गया यहाँ तक, नीचे आ गया वो पिस्टन, तो गैस के पार्टिकल पास आ गए। और आप सबको पता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया
वैसे ही वॉल्यूम जो है वो घट गया। इसका मतलब हुआ क्या कि प्रेशर तो आपने इंक्रीज किया, बोलिए किया या नहीं किया? प्रेशर बढ़ाया, पहले केस में प्रेशर कम लगा हुआ था, दूसरे में पिस्टन के ऊपर आपने प्रेशर लगा दिया, राइट, ओके। और सीधा सा मतलब है प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्योंकि आप सबको पता है P1 और P2 की अगर आप तुलना कर रहे हो तो P1 और P2 में सीधा सा मामला है P2 ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाया गया है। और V1 और V2 की तुलना कर रहे हो तो आप सबको पता है कि V1 ज़्यादा है। तो आप ये कह रहे हो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? सो हाउ विल यू डिफाइन बॉयल्स लॉ? सो बॉयल्स लॉ इज डिफाइन एज, डिफाइन आप खुद डिफाइन कीजिएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ओवर द गैस, गैस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर ऑफ द गैस, राइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा गैस के ऊपर उतना ही उसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि पार्टिकल पास पास आएंगे, राइट। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप इसको डिफाइन करोगे तो आपको जी प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V, ओके। सो प्रेशर K इज कांस्टेंट, राइट, और K को हम लोग लिख लेते हैं K1, क्योंकि हम लोग बार बार कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे। अगले लॉ में K2 यूज कर लेंगे, उससे अगले लॉ में K3 यूज कर लेंगे। सो K1 का मतलब कुछ और मतलब मत निकाल लेना, ठीक है। तो आप ये कहोगे भाई PV इज इक्वल टू K1। क्लियर हो गया? इफ प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1, सो यू नो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, लेकिन K तो कांस्टेंट है। सो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K1। इफ प्रेशर इज इक्वल टू P2, वॉल्यूम चेंज होके V2 हो जाए, बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P2 और V2 की प्रोडक्ट फिर से क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। इसका सीधा सा मतलब ये निकला भाई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका मामला निकल के आया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही याद था, जब हमने ये लॉ एडिशनल पढ़ लिया था, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और कांस्टेंट टेम्परेचर था तो हटाते ही हमें पहले ही पता चल गया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर हो गया? सो बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन कर रहे हो और बॉयल्स लॉ का रिजल्ट क्या निकल के आया आपके लिए पॉइंट। फिर हम उसके बाद मैथमेटिकल डाटा के तुरंत बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, फिर हम ग्राफिकल पॉइंट पे बात करेंगे। अभी हम सब भी लॉज को एक एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हाट बॉयल्स लॉ सजेस्ट? बॉयल्स लॉ सजेस्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और रिजल्ट क्या निकल के आया फिर? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और ये किस पे काम कर रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपके लिए पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अगले पॉइंट को स्टडी करते हैं, दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ मतलब चपाती, और चपाती का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पर आप लोग रिलेशन पढ़ना चाहते हो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, राइट। तीसरा लॉ भी इसी के साथ ही पढ़ सकते हो आप लोग, क्योंकि तीनों में एक जैसा ही कंडीशन बनने वाला है तीसरे में, एंड दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। और गे-लुसाक्स लॉ ग्रेवी, इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर गे-लुसाक्स लॉ ग्रेवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले केस के अंदर चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ने वाले हो? चार्ल्स लॉ, और दूसरा केस गे-लुसाक्स लॉ। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर,
at constant pressure and Gay-Lussac's law at constant volume। आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, यहाँ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम पढ़ना है और दूसरे में टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर पढ़ना है। यानी ये आपको पॉइंट चेक करना है कि पहले में कांस्टेंट प्रेशर अगर रखा जाए तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, और दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर चेंज करने पर प्रेशर कैसे चेंज होता है। चलिए अब एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए पहला केस देखिए भाई कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई भी गैस हमने फिल कर रखा है। ओके, और ये हमने इसको इसके ऊपर लगा दिया एक पिस्टन इसलिए लगा दिया अगर इस पर प्रेशर बढ़े, ध्यान दीजिए, अगर प्रेशर थोड़ा सा भी लगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर गैस का प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा ताकि प्रेशर उतना का उतना रहे। अभी मान के चलिए अभी प्रेशर कुछ भी है, फिर भी किसी कंडीशन की वजह से प्रेशर अगर अंदर का बढ़ गया तो प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो हमने ये पिस्टन इस तरीके का लगाया कि ये पिस्टन प्रेशर लगने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमने ऐसा ही एक कंटेनर ले लिया, बस क्या किया कि उसका हमने ढक्कन जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया, क्लोज कर दिया उसको बाहर से, और को क्लोज इसलिए कर दिया कि हम लोग इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाह रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम रखना चाह रहे थे। और सबको पता है, पहले वाले केस को दोबारा से देखो, अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस भी कम या ज़्यादा होगा, और कम और ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन दूसरे वाले केस में वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई वॉल्यूम चेंज? क्योंकि पिस्टन को आप लोगों ने जो भी है कंटेनर को आपने एक साइड से क्लोज कर दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले के अंदर जो पिस्टन है वो इस तरीके से रखा है कि अगर कोई भी प्रेशर लगेगा तो कोई भी प्रेशर अगर चेंज होने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत ही कांस्टेंट करेगा वो। और दूसरे कंटेनर को हमने किस तरीके से रखा है कि वो वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ भी टेम्परेचर T2 है। अब हमने क्या किया भाई, इस केस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया और दूसरे केस में भी हमने क्या किया भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा भाई कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल ऐसे मौजूद थे यहाँ तक, ओके, और टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया, टेम्परेचर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल ने एक दूसरे के साथ और तेज स्पीड से टकराना शुरू किया और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी और तेज टकराना शुरू किया। आपको जी ऐसा करने से तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ते ही आपके पिस्टन ने यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और ऊपर की तरफ पिस्टन जाते ही अब आपका प्रेशर जितना पहले था उतना ही हो गया, क्योंकि पार्टिकल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एक दूसरे से ज़्यादा टकरा रहे थे अब उतना ही टकरा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेशर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। पहले थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे लेकिन अब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और शर्त क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, राइट। टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ देखिए भाई कि आप लोगों ने इस कंटेनर के अंदर को क्लोज कर दिया है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल तो उसी स्पेस में रहेंगे, क्योंकि कंटेनर तो बिल्कुल क्लोज है, राइट। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया,
उसी स्पेस में रहेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। अब वो पहले से ज़्यादा टकरा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा तो फिर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये दो आपके यहाँ से गैस लॉ बने। आपका पहला जो लॉ है सबको पता है भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप लोग चार्ल्स लॉ पढ़ने वाले हो। सो मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इनका रिजल्ट अब आपके सामने है। और फिर यहाँ लिख देते हैं चार्ल्स लॉ, ओके। और यहाँ लिख देते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ, गे-ल्यूसेक्स लॉ, okay. And what Charles law suggests? Charles law suggests that at constant pressure, chapati, at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. And Gay-Lussac law suggests at gravy, at constant volume, right, pressure is directly proportional to temperature. ओके बच्चों, ये हमने ऊपर के एग्जाम्पल से समझ लिया है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए भाई, ओके। और सॉल्व करते हैं, चलिए इस लाइन को यहाँ मार्क कर दिया है, ओके। इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, और के को लिख देता हूँ यहाँ K2 कांस्टेंट, ओके। सो V अपॉन टी इज इक्वल टू K2, K2 का मतलब कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम V1 होगा तो टेम्परेचर T1 होगा, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वॉल्यूम V2 होगा, टेम्परेचर T2 होगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट प्रेशर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आप लोगों को पहले भी पता था कि यही रिजल्ट निकल के आना है। तीसरा देखिए भाई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसका मतलब P इज इक्वल टू K3 इंटू टी, ओके। गे-ल्यूसेक्स लॉ का कांस्टेंट है। चलिए P अपॉन टी इज इक्वल टू K3, K3 का मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब अगर प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 है तो ये कांस्टेंट K3 ही है। अगर प्रेशर P2 है टेम्परेचर T2 है तो भी ये क्या है, कांस्टेंट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो व्हाट इज योर रिजल्ट, दैट इज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो मैं एक बार दोबारा से कि हम लोग इनको कैसे याद रखेंगे, फिर इनके बहुत सारे एस्पेक्ट पे और बात करेंगे। हम लोगों के लिए एक कंबाइंड गैस लॉ हमने बनाया याद रखने के लिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ओके। नेक्स्ट क्लासेज में ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसके हेल्प से हमने 3 रिलेशन को समझने की कोशिश की और यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, लेकिन वही दूर किया। एक इधर एरो लगाया, एक इधर और एक नीचे। इधर हमने लिखा बॉयल्स लॉ, इधर हमने लिखा चार्ल्स लॉ, और इधर हमने लिखा गे-ल्यूसेक्स लॉ, गे-ल्यूसेक्स लॉ, राइट। सो बॉयल्स लॉ बटर मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हटा दीजिए इस कंबाइंड गैस लॉ से। सो इट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन निकल के आया। जबकि चार्ल्स लॉ चपाती एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इस लॉ कंबाइंड गैस लॉ में से प्रेशर हटाइए। सो इट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्लियर है पॉइंट, ओके। तीसरा आप देखिए गे-ल्यूसेक्स लॉ, ग्रेवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम हटाइए। सो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये हमें समझ में आया, ओके। अब इन रिलेशन के बाद आप लोग एक पॉइंट और क्लियर करना था जिसको हमने लॉ में डिफाइन भी किया था, और वो था कि भाई कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको आप ध्यान से समझिए
कि P1 और V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर एक तरफ ले लोगे आप दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इसका मतलब किसी भी एक टर्म को कंपेयर कर लो, P1 और V1 को कंपेयर करो, इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चलिए वहाँ पर आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, मतलब V1 और T1 सेमी साइड फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के यहाँ पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, और यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यहाँ पर भी सेम करिए भाई आप, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा P1 और T1 एक ही साइड में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो क्वेश्चन इज अराइजेज, डिफाइन बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ इज वेरी सिंपली डिफाइन on the basis of this formula, and the formula represent as at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. Charles law is defined as, how will define charge, at constant pressure volume is directly proportional to temperature, right? And the third law define Gay-Lussac's law, so at constant volume, right, pressure is directly proportional to temperature. So these are three simple law which we discussed here, जिनके बारे में हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं और कर चुके हैं अभी हम तीनों के पॉइंट के बारे में। ओके, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने वन बाय वन। बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो रिजल्ट निकल के आया P1 V1 is equal to P2 V2. That's okay. The second one is Charles law. Okay, at constant pressure, right, चपाती, right. So constant pressure हटते ही इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और रिजल्ट आपका आया V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. This is your part. Okay, and the third one is, that is Gay-Lussac's law. ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको कैसे याद रखते हो ये तुम्हारा सरदर्दी है। अलग अलग तरीके से मैंने बताया, ग्रेवी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या रिजल्ट आया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। सो रिलेशनशिप इज इक्वल टू P1 राइट अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दैट्स योर पॉइंट, राइट। तो ये तीनों लॉ हम लोगों को वन बाय वन समझ पा रहे हैं। अब द फोर्थ लॉ इज, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ से आप एवोगैड्रो नंबर, मोल तक पहुंच सकते हो। एवोगैड्रो लॉ कहता है भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर रख दिया जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर हो कांस्टेंट प्रेशर हो, तो फिर चलिए ध्यान से समझते हैं। एक कंटेनर और इसके अंदर हमने फिल कर दिया हाइड्रोजन गैस H2 गैस, दूसरा कंटेनर, राइट, जिसमें हमने फिल कर दिया आपका नाइट्रोजन गैस, ओके, और तीसरा कंटेनर जिसमें हमने फिल कर दिया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट। अब प्रश्न ये आता है भाई कि ये लोग क्या सजेस्ट करता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, राइट, तो मान लीजिए हमने ये तीनों कंटेनर एक ही साइज के ले लिए, ये भी V ले लिया और ये भी V ले लिया और ये भी V ले लिया, राइट। तो लॉ कहता है भाई कि वॉल्यूम जो है, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। यानी अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है
तो इसका मतलब वो गैस जो तीनों में आपने अलग अलग भी रखा है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही आएंगे। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या निकला कि तीनों केसेज में अगर आपने वॉल्यूम डिफरेंट गैसेज रखी हैं, आप समझिए इसका क्या मतलब निकल के आया कि तीनों केसेज के अंदर 3 अलग अलग कंटेनर हैं, लेकिन तीनों में वॉल्यूम सेम है। एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में नाइट्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले कंटेनर में 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस आया, आप समझिए ध्यान से, क्योंकि उसका तो पार्टिकल का साइज छोटा होता है, प्रेशर भी कम होता है। तो दूसरे वाले कंटेनर में मैं ये कह रहा हूं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगा, और नेक्स्ट कंटेनर में मान लीजिए 32 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। तो प्रश्न है भाई कि कैसे सेम आया? अमाउंट तो तीनों के अंदर ही अलग अलग आ गया। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर सेम वॉल्यूम में पहले में 2 ग्राम, उसी वॉल्यूम में ध्यान देना टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, और प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, और 3 सेम साइज के कंटेनर। तो अब एक बात फिक्स है, तीनों का अगर आपने वॉल्यूम भी सेम रख दिया तो जितना नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का पहले में आएगा उतना ही नंबर ऑफ मोल दूसरे में दूसरी गैस का आएगा, और उतना ही नंबर ऑफ मोल तीसरे के अंदर तीसरी गैस का। नंबर ऑफ मोल सेम होगा, अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकता है। और नंबर ऑफ मोल आप समझना क्या है, नंबर ऑफ मोल है गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। अब गिवन मास 2 ग्राम है और मोलर मास H2 का भी 2 हाइड्रोजन का 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल इस केस के अंदर 1 है। चलिए दूसरे में देखते हैं। गैस तो 28 ग्राम में, पहले में 2 ही ग्राम थी। नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं। गिवन मास 28 और मोलर मास N2 का 14 और 14 28। फिर से आपका मामला वही आ गया, 1 मोल आया। तीसरे केस के अंदर नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं। गिवन मास 32 और मोलर मास ऑक्सीजन का 32, इसमें भी 1 ही आया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर 3 सेम कंटेनर के वॉल्यूम हमने ले लिए तो प्रश्न था कि सर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट को समझना चाह रहे थे? नहीं, हम लोग ये समझना चाह रहे थे कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर वॉल्यूम V है तो फिर नंबर ऑफ मोल N ही होगा। तीनों ही केस में V है, N ही होगा, V है और N ही होगा। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब प्रश्न आता है कि सर वॉल्यूम को अगर हम चेंज करें तो क्या होगा? चलिए ये समझिए ध्यान से। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, और इसका वॉल्यूम है V, राइट। टेम्परेचर मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। सो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 3298 केल्विन, ओके। और प्रेशर हम लोगों ने मान लीजिए फिक्स कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक। एक जनरल सा आइडिया ले लिया और मान लीजिए इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है, ओके। अब प्रश्न आता है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें तो आपको जो वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दोगे तो गैस तो उतनी ही है। यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, बड़े कंटेनर में उस गैस को रख दिया, तो गैस तो उतनी ही है, गैस पे फर्क थोड़ी पड़ा। क्लियर हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, राइट। लेकिन आप देखिए, हमें एक बात कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो आपको जो वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो उतना ही है, गर्म ठंडा थोड़ी होगा। आप पहले छोटे कंटेनर में उस गैस को डाल रहे थे, अब बड़े कंटेनर में उस गैस को डाल रहे हो, उससे वॉल्यूम पर फर्क, सॉरी टेम्परेचर पर थोड़ी फर्क पड़ेगा। पहले भी उतना ही गर्म था, अब भी उतना ही गर्म है, ओके। चलिए, लेकिन आप एक बात देखिए भाई कि प्रेशर चेंज हो गया। पहले गैस के पार्टिकल पास पास थे, अब वही गैस है, अब उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन शर्त ये थी भाई कि प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए अब आप और गैस अंदर डालिए, और गैस अंदर डालते ही इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अमाउंट भी इंक्रीज हो गया और नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो गया। बोलो, इनकी जो पहले 2 ग्राम था, अब मान के चलिए कि वॉल्यूम डबल कर दिया, तो अब इसमें 2 ग्राम की बजाय 4 ग्राम आ गया है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। लेकिन शर्त था कि क्या कांस्टेंट रखना है?
टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ आपको कांस्टेंट रखनी है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो हाउ विल यू डिफाइन एवोगैड्रो लॉ? और मैं दोबारा एक बार इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम लिया V, राइट, और नंबर ऑफ मोल एक किसी गैस का है N, राइट, और टेम्परेचर T है, प्रेशर P है। तो दूसरे केस में अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाकर, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर T ही रखा, प्रेशर P ही रखा, तो आपको जो वॉल्यूम तो बढ़ गया, 2V हो गया, तो बेटा नंबर ऑफ मोल भी 2N ही होंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी जाकर क्या कांस्टेंट रह पाएगा आपका प्रेशर। अगर वो अमाउंट आपने वही रखा तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ। ओके, सो अब इसके हेल्प से हम लोग और आगे क्या समझ पाएंगे? V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, volume is directly proportional to number of mole. So V is equal to K4 into N and K4 is equal to constant. So हम शुरू से ही अलग अलग लेके जा रहे थे, ठीक है भाई। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू K4 into N. This is the relationship of Avogadro's law. So you should write as V upon N is equal to constant. आप लिख सकते हो। चलिए दूसरी तरफ इसी को अगर आप और सोल्व करते हो तो आप ये कहोगे भाई कि क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट तो चल ही रहा है, तो वॉल्यूम V अपॉन N जो है उसका वैल्यू भी K4 कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। ओके, चलिए इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं। आप ये कहोगे V इज इक्वल टू K4 इंटू N। दैट्स गुड। V इज इक्वल टू K4 इंटू नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो हेयर आप मोलर मास को इधर लेके आइए, K4 इंटू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, एंड यू नो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। सो मोलर मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस का जो मोलर मास है वो उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली वेरी करता है। और इसको समझने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप 3 अलग अलग गैस लेके चलिए, एक नाइट्रोजन गैस लीजिए, एक ऑक्सीजन गैस लीजिए, एक हाइड्रोजन गैस लीजिए, तो फिर क्लियर सी आइडिया आपको पहले एग्जाम्पल से ही मिल जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एवोगैड्रो लॉ, राइट। सो व्हाट इज द सजेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज ए रिलेशनशिप फॉर यू। ओके, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपको कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दैट इज Charles law. The third law, Gay-Lussac's law for gases, right, and it act at constant volume, that is pressure directly proportional to temperature. So P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, right. And the fourth one is Avogadro law. Avogadro law, and Avogadro law कहता है कि at constant temperature and pressure, राइट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। सो V इज इक्वल टू K लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, K इंटू N। और जब N की वैल्यू पुट की तो हम लोगों ने ये कहा कि मास जो है, मोलर मास, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था किसके? डेंसिटी के ऊपर। तो आज आपको यही छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करना है। अब हम अगले पॉइंट पे इन चारों के कंबाइंड
गैस लॉ के ऊपर बात करेंगे कि इन जब से गैस लॉ अगर एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर बनता है तो फिर उसको आप लोग कैसे समझ पाओगे। चलिए हम लोग कर ही लेते हैं उस विषय पे भी बात, क्योंकि जब हम इतना पहुंच गए हैं तो हम लोग कंबाइंड गैस लॉ को भी पढ़ लेते हैं कि कंबाइंड गैस लॉ क्या कह रहा है। कंबाइंड गैस लॉ का मतलब कि अगर हम सभी गैस लॉज को कंबाइंड कर दें तो फिर हमारे क्या क्या रिलेशंस निकल के आते हैं, चलिए समझते हैं। कंबाइंड गैस लॉज, ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बस, लेकिन इसको धीरे धीरे समझना है। कंबाइंड गैस लॉ में व्हाट बॉयल्स लॉ सजेस्ट, बॉयल्स लॉ सजेस्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब तक मैं प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम लिख रहा था आपको जी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली वेरी हैं। अब मैं केवल वही चीज़ें लेके चलूँगा जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो, केवल उन्हीं लॉज पे बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉ छोड़ना पड़ेगा आपको, दैट इज़ गै-लुसाक्स लॉ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। 3 लॉ से हम लोग कंबाइंड गैस लॉ बनाएंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, right, and the third one is Avogadro law. Avogadro law that suggests that at constant temperature and pressure volume directly proportional to number of moles. Okay, so by combining these, इनको अगर आप लोग क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो यू शुड राइट एज वॉल्यूम इज डायरेक्टली वेरी 1/p इंटू T into n. Okay, so volume is directly vary 1/p, यानी p के इन्वर्सली वेरी कर रहा है और 1/p के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू n, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt/p, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt/p, v इज इक्वल टू वॉल्यूम, राइट, n is equal to number of moles, T is equal to temperature, P is equal to pressure, right. So you should write as PV directly NT, that is another point, PV directly proportional to NT, okay. और जब आप इसको हटाओगे तो आपको जी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सो हेयर इज RNT, ये भी कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, R is a constant, PV is equal to RNT, R constant and is considered as a gas constant और is considered as a gas constant, राइट। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर, राइट, और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू RNT को हम सिंपली क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। इसे आप कंबाइंड गैस लॉ का नाम भी दे सकते हो, ये कंबाइंड गैस लॉ से बना है और इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सर आइडियल गैस का क्या मतलब है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 क्लासेज का, तब आपको मैं समझाऊंगा कि आइडियल गैस का आखिर मतलब क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा इस गैस कांस्टेंट को समझ लेते हैं कि क्या है ये गैस कांस्टेंट। सो अब हमारे लिए फॉर्मूला बन गया PV इज इक्वल टू nRT। सो यू शुड राइट एज R इज इक्वल टू PV/NT, राइट। अब PV/NT में R की डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स के साथ चलेंगी। R इज इक्वल टू, अगर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक में है, वॉल्यूम आपका लीटर में है, लीटर डेसीमीटर क्यूब को कहते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, n नंबर ऑफ मोल्स है पर मोल और टेम्परेचर केल्विन में है पर केल्विन।
So you should use this value as what is the unit of gas constant R. So it is atmospheric decimeter cube per mole per Kelvin. The another unit of R is pressure is taken in bar, right, decimeter cube, वॉल्यूम लीटर भी लिख सकते हो, बार लीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर भी लिख सकते हो, राइट. और बार आ गया प्रेशर और पर मोल पर केल्विन. पॉइंट इज क्लियर. और आर की एक और बहुत कम यूनिट जब आर एनर्जी के टर्म में यूज होगा, जब आर प्रेशर के टर्म में यूज होगा तो आपको यही 2 यूनिट ज़्यादा यूज करनी है, राइट. और तीसरा, आर जब एनर्जी के टर्म में कभी किसी एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आएगा तो आप लोग इसको कैसे समझोगे. आप सबको पता, आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर. ओके, दैट्स ओके, राइट. सो आर इज इक्वल टू प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन एनटी. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, चलिए, आप सबको पता है एरिया जो है वो लेंथ स्क्वायर है, ओके, और वॉल्यूम जो है वो लेंथ की क्यूब है. इसका मतलब लेंथ स्क्वायर नीचे और लेंथ की क्यूब ऊपर है. इसका मतलब आर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन एरिया दैट इज लेंथ क्यूब अपॉन लेंथ स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एन इंटू टी. ओके, और आप सबको पता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क. सो आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन एन इंटू टी, दैट्स योर इक्वल. सो द यूनिट ऑफ आर, वर्क की यूनिट जूल, राइट, एन मोल और टी केल्विन. सो जूल पर केल्विन और एन पर मोल, दिस इज अनदर यूनिट. तो आप लोगों को ध्यान रखना भाई कि आर की 3 यूनिट आप लोग समझ पाए हो, और वो 3 यूनिट कौन कौन सी है. आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. ओके, पहला यूनिट. और फिर हम इनके मैथमेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर भी चले जाएंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करना है. पहले यूनिट के अंदर मैं लिख रहा हूँ आर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के अंदर, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब और लीटर, एन पर मोल, ओके, और टेम्परेचर पर केल्विन. ओके, सो दैट इज द यूनिट इज एटमॉस्फेरिक, ओके, और डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन. पॉइंट क्लियर. एटमॉस्फेरिक, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, एंड दिस हैव ए मैथमेटिकल वैल्यू एज 0.0821. 0.0821. ध्यान रखना, अगर आपने प्रेशर को एटमॉस्फेरिक में लिया, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब या लीटर में लिया, सो आई राइट हेयर एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल पर केल्विन. दैट इज योर वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है. सो दैट इज 0.0821. किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आर की वैल्यू. ओके, चलिए, अगर हम इसी वैल्यू को बार में ले लेते हैं तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा. चलिए, आई विल चेंज पेन. ओके, सो द यूनिट इज बार, वॉल्यूम वही, डेसीमीटर क्यूब वही, पर मोल और पर केल्विन. और अगर आपका यूनिट बार में चलेगा सो यू शुड राइट एज 0.083. 0.083 बार. ओके, दैट इज डेसीमीटर क्यूब को लीटर लिख लो, पर मोल और पर केल्विन. सो 2 वैल्यू आपको ध्यान रखना है, यानी इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा ऑर्डर में 0.083 और वो 0.082. 1 को भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. 0.083 दैट इज बार, लीटर, पर मोल, पर केल्विन. और उसके बाद हम लोगों ने एक यूनिट और रखा था. प्रेशर और वॉल्यूम को जैसे ही सोल्व किया था वो वर्क अपॉन एनटी आया था, और वर्क अपॉन एनटी को जूल पर केल्विन पर मोल. अगर ये यूनिट इसमें रखा जाएगा तो आपकी आर की वैल्यू 8.314 आएगा.
इसका मतलब आर की 3 डिफरेंट वैल्यू, और भी बहुत सारी हैं लेकिन आप इन 3 को ही यूज करोगे, राइट। और इन 3 को यूज करोगे। सो आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे याद रखा है। अगर 0.082, 0.083 और 8.314 तीनों की ही यूनिट पर मोल पर केल्विन है। पर मोल पर केल्विन तो तीनों में ही चलेगा, पर मोल पर केल्विन, राइट। सो पर मोल और पर केल्विन, राइट। अब आप ABC के आधार पे, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, सर याद नहीं होगा। अब देखो ये तो मैंने तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था तुम्हारे लिए, ध्यान रख लो भाई इंक्रीजिंग में लिखा था या नहीं लिखा था, राइट। बस अब इसके बाद फ़र्क क्या आ गया कि अब इनको हम लोग ABC से याद रख लेंगे। जो सबसे कम है वो A, यानी एटमॉस्फेरिक और आपका लीटर। उससे अगली B, दैट इज बार लीटर। और तीसरा एनर्जी में चलेगा, दैट इज जूल, राइट। एटमॉस्फेरिक लीटर, बार लीटर और जूल। इस तरीके से आप लोग ये तीनों वैल्यू याद रखोगे। स्टूडेंट्स को इन वैल्यूज़ को लेकर भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग फ्रीक्वेंटली ये 3 ही वैल्यू यूज करोगे, चौथी वैल्यू का जिक्र रेयर ही आएगा आपके लिए। बुक में तो जाओगे तो आपको 6-7 वैल्यू लिखी मिलेंगी, लेकिन आपको सब पे नहीं जाना है बेटा, राइट। वही चीज़ पे जाना है जो आपके कॉन्सेप्ट में यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जिक्र आए। बस फ़र्क क्या है कि किस कंडीशन के अंदर आप लोग टेम्परेचर क्या रखोगे, प्रेशर क्या रखोगे, फिर उनसे ये यूनिट्स आप लोगों की बन के आई है। कभी क्लास में मिलोगे तो आप लोगों को ये वैल्यूज़ कहाँ से आई ये भी समझा दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बेटा कि आर की 3 वैल्यू, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आज की समरी क्या है हमारे लिए, जो आपको कल के टॉपिक्स के लिए चाहिए, राइट। और एक बार कंबाइंड गैस लॉ को थोड़ा और समझ लेते हैं। हम लोगों ने अभी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, सो इफ वी हैव टेक 1 मोल गैस फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, सो यू शुड राइट एज PV इज इक्वल टू RT। Okay, we should also write PV upon T is equal to R, and R is a gas constant. Okay, if pressure P1, volume V1, so temperature is T1, so another it is a constant term R, ये तो constant ही है। If pressure P2, volume V2, temperature T2, another it is equal to gas constant R, so you should write as P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So this is a summary point for you. You have to cover this topic mathematically one by one. Summary क्या कहता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को यूज करना है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। नेक्स्ट क्लास के लिए डिटेल में हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। और यहाँ से क्या समझ में आया आपको, बॉयल्स लॉ, बटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऊपर वाले में से टेम्परेचर हटा दो। चलिए, चार्ल्स लॉ, चपाती एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इसका मतलब अगर प्रेशर किसी में कांस्टेंट है तो फिर आपका रिलेशनशिप V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये ध्यान रखना है। तीसरा, गे-ल्यूसेक्स लॉ, ग्रेवी, राइट। गे-ल्यूसेक्स लॉ, ग्रेवी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर सीधा सा मतलब है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दैट्स योर पॉइंट। ओके, वॉल्यूम आपने हटा दिया। और तीसरा, अगर तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी ऑल वेरिएबल है, ऑल वेरिएबल का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही कांस्टेंट नहीं हैं, ऑल वेरिएबल है, तो फिर आपका P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। और चौथा चीज़, आप लोगों को कंबाइंड गैस लॉ का ज़रूरत पड़ेगा अगले टॉपिक्स के लिए, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और R की 3 वैल्यूज़ के ऊपर हमने बात किया है, 0.082, 0.083 और 8.314 इंक्रीजिंग ऑर्डर। Okay, so that is the unit A, atmospheric liter per Kelvin per mole. Okay, that is B, bar liter per Kelvin per mole, and that is 8.314, that is joule
पर केल्विन पर मोल। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगली क्लास बहुत स्मूथ चलेगा, राइट। और एक छोटा सा चीज़ और ध्यान रख लेना कि जब भी आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आप लेकर चलो, तो क्योंकि आप सबको पता है कि इनको एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोग ऐसे किसी यूनिट को यूज मत करना जहाँ इनमें से किसी की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मान के चलिए टेम्परेचर 0 हो गया तो फिर आपका मामला ही गड़बड़ हो गया। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, सारे लॉ ही फेल हो जाएंगे भाई। समझ में आ गया? सो टेम्परेचर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू केल्विन एट 273। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते ही प्रेशर को आप लोग एटमॉस्फेरिक में भी ले सकते हो, आप लोग बार में भी ले सकते हो, एनर्जी के टर्म में भी, लेकिन मोस्टली आप लोग प्रेशर एटमॉस्फेरिक और बार में लेके चलोगे। वॉल्यूम आप लोग मिलीलीटर और लीटर में लेके चलोगे, राइट। और टेम्परेचर आप लोगों को सेल्सियस में नहीं लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय टेम्परेचर को केल्विन में ही यूज करना है। सो नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। आप लोग इस पूरे लेक्चर को 2 बार देखिए, आपको 2 दिन का टाइम दूंगा मैं। बहुत जल्दबाजी नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत स्मूथ चल रहा है, आराम से, हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, भाग दौड़ नहीं करना। आप इस पूरे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए और दोबारा जब आप इसको देखोगे सेकंड टाइम, तो आप इसके नोट्स तैयार कीजिए, इसके छोटे छोटे फॉर्मूला, क्योंकि मामला न्यूमेरिकल कब होगा सॉल्व, जब आपको लॉज के बारे में पता होगा, आपको वैल्यूज़ के बारे में पता होगा, आपको यूनिट्स के बारे में आइडिया होगा, राइट। तो आप लोग बहुत अच्छे से, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया आपके लिए। आप लोग पूरे लेक्चर को 2 बार कवर करोगे, डे 1 एक बार, डे 2 में जब आप देखोगे तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। फिर मैं डे 3 के ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करता हूँ, फिर इनके ग्राफ्स के ऊपर भी बात करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी साथ साथ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।